पंजाब सरकार के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर के पंजाब में आने को लेकर के अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए लिखा, यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रधान सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया है। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करने को तत्पर हूं। दरअसल पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी से चुनाव के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर इसके पहले 2017 के पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम देख चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं प्रशांत किशोर को सीएम के सलाहकार नियुक्त किए जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा की ओर से बयान सामने आया। चीमा ने कहा कि सीएम ने पहले 14 से 15 सलाहकारों की टीम बना रखी है, लेकिन पंजाब के लोग सब जान गए हैं और जनता कैप्टन साहब को सबक सिखा कर रहेगी। 14-15 एडवाइजरां ਦੀ फौज पहले ही भर्ती की हुई, एक होर भर्ती कर लिया। सो जिन्हें मर्जी एडवाइजर भर्ती कर लेन, ਜਿਹੜੇ मर्जी प्रशांत किशोर ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ। पर पंजाब के लोगों ने मूड बना लिया, पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि कैप्टन साहब को सब कुछ सिखाउणगे, कांग्रेस पार्टी को सब कुछ सिखाउणगे। देश के विच कांग्रेस पार्टी आप जिहड़ी आखिरी साहां ते आ, देश के विचों मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। और पंजाब के विच कांग्रेस पार्टी वेंटीलेटर ते और 2022 तक जाते जाते पूरा भोग पै जाऊगा। वहीं दूसरी ओर विधायक राजकुमार वेरका ने मुख्यमंत्री अमरिंदर के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस की जो नीतियां होंगी उन्हें जमीन पर उतारने के लिए प्रशांत किशोर काम करेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया है। मैं समझता हूं कि उन्हें राजनीति का बहुत तजुर्बा है, पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने बहुत लंबा काम किया है और मैं समझता हूं कि आने वाले इलेक्शनों में 2022 में कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कांग्रेस की जो पॉलिसी होंगी, कांग्रेस की जो नीतियां होंगी, उनको ज़मीन पे उतारने के लिए ये सारे प्रोग्राम प्रशांत किशोर जी बनाएंगे। मैं समझता हूं कि उनके आने से कांग्रेस पार्टी को। बहरहाल प्रशांत किशोर के पंजाब आने के बाद विपक्षी दलों की क्या कुछ रणनीति रहती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को चंडीगढ़ कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा की है चंडीगढ़ में। और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने मास्क न पहनने वालों के चालान करने के साथ साथ मास्क वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये कहा है कि मिनी सचिवालय, बस स्टैंड, पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती बरती जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी आम नागरिकों की तरफ से मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करवाएं। और बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए ये बताया गया कि अब तक 2.2 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की पहली डोज जो है वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन जो दी जा रही है वो लग चुकी है। और 2.9 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी जा चुकी है।
चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर के अब बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बंगाल में 8 चरणों में ये कहा गया है कि 8 चरणों में वहां पर चुनाव होगा। इसको लेकर के लगातार जो है वहां पर घमासान मचा हुआ है। और अगर बात की जाए तो वहां पर अब तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और आज आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में रहने वाले बिहार के लोगों से अपील की है कि भाजपा को रोकने के लिए टीएमसी का समर्थन करें। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव का आदेश है कि पूरी तरह से टीएमसी का साथ दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ममता जी का पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी नहीं चाहती कि भाजपा चुनाव आयोग को नियंत्रित करे। हालांकि टीएमसी और आरजेडी के बीच गठबंधन के सवाल पर दोनों ही नेताओं ने किनारा कर लिया। पिछले साल अक्टूबर में अचानक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिजली गुल हो जाने से हाहाकार मच गया था। 10 से 12 घंटे तक हुई इस कटौती के पीछे क्या चीन था? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीनी साइबर अटैक की वजह से ऐसा हुआ था। और इसके बाद महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने भी ये कहा कि इस रिपोर्ट में सच्चाई हो सकती है और सरकार इसकी जाँच कर रही है। आज शाम को इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई और हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि चीनी हैकर्स अपने प्रयास के दौरान डेटा में सेंध लगाने में कामयाब नहीं रहे थे। क्या हो सकता है इसकी आगे जांच होना चाहिए करके उन्होंने आईजी साइबर क्राइम को एक काम दिया था। आपको पता है कि 28 फरवरी को अमेरिकन जो फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी, इनका रिपोर्ट एक उन्होंने जारी किया है और ये रिपोर्ट में उन्होंने बोला है, ये रिपोर्ट में उनका कहना है कि शायद चाइना ने मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉलवेयर को इंट्रोड्यूस किया हो, मॉलवेयर मीन वायरस को इंट्रोड्यूस किया हो। इस प्रकार का प्रयास दिखता है। इस प्रकार का फाइंडिंग रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी। महाराष्ट्र में टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की आत्महत्या से जुड़े हुए मामले में आरोपों में घिरे शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ ने बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले रविवार को इस्तीफा दिया था। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर संजय राठौड़ जी, इनके ऊपर पूजा चौहान के मृत्यु के संबंध में कुछ आरोप हो रहे थे और उनका नाम भी मतलब उससे जोड़ा जा रहा था, तो इसीलिए मतलब 20 दिन के बाद भी क्यों न हो, लेकिन संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये अच्छी बात है कि भाई उनके ऊपर अगर आरोप हो रहा है तो बाद में इसकी इंक्वायरी हो जाएगी, उसमें दोषी कौन है क्या है इसकी जांच हो जाएगी। लेकिन माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी मतलब उनको इस्तीफा देने के लिए बोला है, ये निर्णय अच्छा हो गया है। तो इसीलिए मतलब मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच जो चल रही है उसमें कौन दोषी है क्या है इसकी जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन संजय राठौड़ पर जो आरोप हो रहा था उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, ये सही निर्णय है ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन वहां पर उन्होंने लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। इस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। अपने लिए नहीं जीते, उनका तो जीवन ही देश के लिए है और उन्होंने एक फैसला किया था, केवल उनके लिए नहीं हम सबके लिए भी, कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी
अगर ये ना होता तो मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद शायद ऐसी कोशिश हो सकती थी कि हम पहले लगवा लें, लेकिन जिनके लिए पहले जरूरी है उसके कारण अलग अलग श्रेणियां बनाई गई। और मुझे तो गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने उच्च आदर्शों का पालन करने वाले कि स्वयं उन्होंने भी अपनी श्रेणी का नंबर ना आने तक वैक्सीन नहीं लगवाई। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में रेलवे लाइन के विकास और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही ये कहा कि हिमाचल में चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया और इसके अलावा भानुपल्ली बिलासपुर लाइन के लिए 405 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कालका हेरिटेज रेलवे लाइन की स्पीड बढ़ाने के लिए इस ऐतिहासिक ट्रैक की दोबारा से अलाइनमेंट की जाएगी, जिसका बजट स्वीकृत कर लिया गया है और ऐतिहासिक रेल डिब्बों में सुधार किया जाएगा और सारे डिब्बों को बदल दिए जाएंगे, नए डिज़ाइन बनाए जाएंगे जिससे खिड़कियों और शीशे के जरिए यहाँ पर पहाड़ियों की खूबसूरती को निहारा जा सके। जोगिंदर नगर की है, उसमें भी जो डब्बे हैं वो काफी पुराने हो गए। उसमें पूरे तो पैनोरामिक व्यूज के डब्बे नहीं लगेंगे, उतनी आवश्यकता भी नहीं है, पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन गाड़ियों में भी अब हमने 3 ऑलरेडी डब्बे अच्छे बनाए हैं, लेकिन वो भी मैं रिप्लेस करके इस नई डिजाइन के डब्बे जो गाड़ियां फिरोजपुर जो जोगिंदर नगर पठानकोट चलती हैं उनको भी, उन डब्बों का भी पूरा स्टडी करके जरूरत पड़े तो उधर भी नया रोलिंग स्टॉक, नए डब्बे लाएंगे और उसमें हर ट्रेन में एक ऐसे पैनोरामिक व्यू वाला डब्बा जो टूरिज्म को प्रमोट करे। वहां का भी मुझे बताया गया कि बहुत सुंदर व्यू है धौलाधार पालमपुर स्ट्रेच में जो पहाड़ों के व्यूज है। तो वास्तव में रेलवे अब टूरिज्म। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की उपस्थिति में मिस इंडिया दिल्ली 2019 मानसी सहगल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और सहगल एक प्रशिक्षित इंजीनियर, टेडेक्स स्पीकर और एक उद्यमी हैं जिनका अपना एक स्टार्टअप भी है। और मिस इंडिया प्रतियोगिता में दिए गए अपने परिचय में उन्होंने खुद को परोपकारी और अंगदान में गहरी रुचि लेने वाला भी बताया था। राघव चड्ढा ने यह कहा है कि मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल युवाओं में राजनीति से जुड़ने और लोगों की सेवा करने का विश्वास जगाते हैं। आप परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और मानसी का आप परिवार में स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी सैकड़ों नए लोगों के शामिल होने से तेजी से आगे बढ़ रही है और वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर सहगल ने यह कहा है कि मैं समाज के लिए बहुत कम उम्र से कुछ अच्छा करना चाहती थी। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा 2 मुख्य आधार हैं और मैंने पिछले कुछ वर्षों में सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में इन दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव देखा है। मेरा एक पर्सनली मैं बताऊं तो हमेशा से रहा है दैट मैंने आज तक जो भी किया है हैज़ बीन विद द पर्पस दैट आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। मैं जब मिस इंडिया में थी तो मेरा पर्पस था कि मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म से आई वांट टू इंस्पायर यंग गर्ल्स, आई वांट टू मेक अ डिफरेंस। मैं अपने पर्पस को, अपनी ब्यूटी विद द पर्पस को एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, अपने प्रोजेक्ट को दिखाना चाहती हूँ। सो ओवर द पास्ट 6 years जैसे कि मैंने कहा कि एक आम आदमी ने जो डिफरेंस फील किया है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ में, जिसका उसे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, तो दैट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। सो दैट्स वाई डिसाइडेड दैट दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर मी जहाँ से मैं एक बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट दे सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं इधर ज्वाइन करूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इसमें ऑलरेडी पार्ट है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और ये इस बात को रियलाइज़ करवाया कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है मेरे लिए। सो दैट इज़ वाई आई थॉट आई वाज मोटिवेटेड।
हरियाणा के करनाल में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून और देश भर में रोजाना बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर के केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और पैदल मार्च करते हुए शहर के मुख्य बाजारों में पहुंचे। वहीं 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में लगी हुई है और कृषि कानून और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, जिससे चुनाव में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जा सके। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी सुभाष बत्रा ने यह बताया है कि राहुल गांधी भी आने वाले दिनों में हरियाणा दौरे पर आएंगे। किसान बैठे हैं और ये बेरहम सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी कान पे जूं नहीं रेंग रही। 250 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। आज हम ये समर्थन दे रहे हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, कांग्रेस पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रदेश में कुमारी शैलजा हुड्डा साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रखेंगे और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये किसानों के काले कानून वापस ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो प्रदर्शन है ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है। इतनी तादाद में हाजिरी, जनसमूह ये बताता है कि बीजेपी की सरकार के दिन लग चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। देखिए, बैलगाड़ी के प्रदर्शन से हम आम आदमी को संदेश देना चाहते हैं कि ये मौजूदा सरकार ने कमर तोड़ महंगाई आम आदमी के लिए कर दी है। आम आदमी की पहुंच से बाहर गैस का सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम हो चुके हैं। आज बैलगाड़ी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब आम आदमी स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी चलाने के लिए सक्षम नहीं है। 100 रुपये के पार डीजल पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, तो ये सरकार जन विरोधी है। सरकार को इस प्रदर्शन के माध्यम से हम दबाव बना रहे हैं कि वो आम आदमी को राहत दे और बढ़े हुए दामों को वापस ले। किसानों ने आज 100 रुपये लीटर दूध बेचने का आह्वान किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरकार की गलत नीतियों की देन है। वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट फार्मर्स का है। सरकार को समझना चाहिए कि किसान इस देश का अन्नदाता है, उनको दबाने का। यूपी में एक बार फिर से बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। उन्नाव को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी से गिरफ्तार विदेशी नागरिकों को लेकर के एडीजी प्रशांत कुमार ने ये बताया है कि म्यांमार निवासी युवक रोहिंग्या का गिरोह बांग्लादेश के रास्ते भारत लाता था और ये गिरोह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। नूर मोहम्मद के भाई शाहिद को उन्नाव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली के नांगलोई फाटक के पास दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया और हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में कई राउंड फायरिंग की और 2 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। घायलों को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जनों ने उसे पकड़ा और कहने लगा हाँ भाई ये है वो कल से, हाँ दुकान बंद कर दो, और वो ही आज हो गया, उन्होंने कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया? पुलिस ने तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमारे लड़के का तो पता लगना चाहिए सर जी। चले ना कि वो है कहाँ? बाबर कुरैशी का। हाँ, उसको भी गोली लगी हुई है। उन्हें फोन आया था उसका, नहीं यहाँ नहीं आया, कोई से हॉस्पिटल में नहीं है। अभी पुलिस वालों ने फोन करा, कोई से हॉस्पिटल में नहीं है वो, तो क्या पता उसे किडनैप करके ले गए, साथ में ले गए उसे डाल के, क्या ले गए जब वो बेहोश हो गया। तो मीट मार्केट की दुकान है, आमने सामने दोनों भाई बैठते हैं। मेरे सामने गोली मारी है रईस ने, मोमिन ने, राजा भी था साथ में, मैं शकील भी था, और मैं भागा हूँ तो मेरे पीछे गोली लेके भागे। मेरे पैर में चोट लगी है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। हरियाणा में स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि इस चरण के दौरान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान भारत योजना में पैनल पर 386 निजी अस्पतालों में कोरोना का वैक्सीनेशन किया जाएगा और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका निःशुल्क और निजी अस्पतालों में मात्र 250 रुपये में वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 11 महीने से बंद पड़ी EMU पैसेंजर ट्रेनों का अलीगढ़ और हाथरस से 1 मार्च से संचालन
शुरू हो गया है और बंदिशों के बीच मुसाफिर इन ट्रेनों में सफ़र कर सकेंगे। हालांकि सफ़र के बदले अब उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी और एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों के बराबर ही किराया भी देना होगा। अलीगढ़ जंक्शन से दोनों ट्रेनों का संचालन प्लेटफॉर्म संख्या 5 से होगा और रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के स्टेशन पर ठहराव की समय सारणी भी जारी कर दी है। रेलवे ने 22 मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित होने के बाद ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। हालांकि 1 जून से कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू भी किया गया था। पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका था। इससे दैनिक यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों के अलावा लोकल स्टेशनों पर सफ़र करने वाले यात्रियों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कोविड के बाद मार्च सन 2020 के बाद पहली बार ये ट्रेन आज से स्टार्ट हुई है 1 मार्च 2020 से। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हमें बसों में बहुत ज़्यादा किराया हमें देना पड़ रहा है, बहुत टाइम से हम नहीं पहुंच पा रहे। तो ये हमारे लिए एकदम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कम से कम ये हमसे ट्रेन से हम इससे टाइम पे पहुंचेंगे, हमारा जो काम था वो भी छूट गया। और इसके अगर ये टाइम से पहुंचाती है, जैसे आज से स्टार्ट हुई है, तो हम दिल्ली में अपना टाइम से जाएंगे, अपना नौकरी वगैरह अच्छे से करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज से हम बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि ये ट्रेन से हम अपना सफ़र करेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारा जब से लॉकडाउन हुआ ट्रेन का सफ़र ऐसा मानो कि छूट ही गया है। और जब अब ये ट्रेन से स्टार्ट हुआ है तो डेली हम इससे आएंगे जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा उत्साह की अनुभूति हो रही है। धर्मपाल यादव। धर्मपाल जी, ये बताइए, आज से एएनबी दोबारा स्टार्ट की हुई है कोविड के बाद में, कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाह रहे हैं साहब, बड़ी दिक्कत थी। 200 रुपया किराया लगता था दिल्ली जाने के लिए बस में, तो अभी चालू होगी तो 30 दूनी 60 रुपये इसने भी कर दिए। और क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही है ना, किराया तो सब ज़्यादा कर दिया। 30 का दूना 30 रुपये ही रहना चाहिए किराया, तो किराया ज़्यादा है। तो इसमें ये है कि सब लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग तो बहुत बड़ा दिक्कत में है। 30 रुपये ही रहना चाहिए किराया तो। और कुछ नहीं कहेंगे? जो आज से ट्रेन चालू हुई है, कोई सुविधा वगैरह कुछ किसी? ना, ये तो सबको खुशी हुई है, इसकी तो सुविधा हुई है, खुशी हुई है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और अच्छी सुविधा होनी चाहिए इसके लिए तो। योगेंद्र पाल सिंह। योगेंद्र, कहाँ जा रहे थे आप? मैं दादरी जा रहा हूँ अलीगढ़ से। आज 1 मार्च को 1 साल बाद लॉकडाउन के बाद ईएमयू चलाई हैं। अब मैंने टिकट लेने के बाद जब मैं ट्रेन में एंट्री किया तो पाया कि यहाँ पे पूरी सीटें गंदी हैं, जाले लगे हुए हैं। 1 साल बाद ट्रेन चलाई है, कोई भी इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर रेल की सफाई नहीं की है। और अब किराया इन्होंने 300 गुना। अंबाला में गांव मेटड़ी जट्टा के एक किसान ने किसान आंदोलन से आहत होकर के अपनी गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला करके उसे बर्बाद कर दिया। किसान का यह कहना है कि किसान आंदोलन में 300 किसानों की जान चली जाने से आहत हूं और हम अपनी फसल को औने पौने दामों में पूंजीपतियों को नहीं बेचेंगे। मेटड़ी जट्टा अंबाला जिले के अंदर है जी। मतलब मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है जी, तो मैं अपनी सारी की सारी फसल में बह दूँगा जी। ठीक है जी, हमने रोस है इस बात का, मतलब बहुत गुस्सा है जी हमें। मतलब हमारे इतने 300 किसान वहाँ मर गए जी दिल्ली के अंदर, और 100 दिन तक धरना चल रहा है जी। इनकी कान पर कोई जून नहीं सड़ा रही जी लग। हम इसको वानी हटवानी को नहीं बेचना चाहते जी। हम अपनी इसको फसल को नष्ट कर देंगे, खेतों में ही बह देंगे। ठीक है जी, हम फसल इन्हें 3 कानून आए हैं जो से ने काले कानून है जी, और कहा इनमें काला क्या, इनमें मन नहीं बताओ चिट्टा क्या, या तो समझाओ ना किसानों भी। हाँ, इसके अंदर यो फायदा था। यो बंदा अंग्रेज मारे गाँव का जी, यो अपनी फसल बारह जी 2-2.5 किले इसने बा दिए, 20 किले इस पाए होर भी बाने नू कह रहा, क्योंकि हम सारे जो अपने किसान है सारे तंग आ गए जी। यो जो भी सरकार है यो सारा कुछ खरीद का कह रही अंबानी अडानी नू देंगे, हम इन्हों देना नहीं चाहते हैं जी। क्या फायदा जी फिर जे सरकार इन्हों देना ही चाहा, हमारे पते MSP रेट पर ले। कुंभ मेले में शाही स्नान पर्व से पहले विभिन्न अखाड़ों के रमता पंचों का कुंभ नगरी में वैदिक विधि विधान के साथ शोभा यात्रा के रूप में नगर प्रवेश होता है। रमता पंच देश के विभिन्न राज्यों के कुंभ नगरी में स्थित
में वो एकत्र वहां पर होते हैं और वहां से वो शोभा यात्रा के रूप में अपने अपने अखाड़ों की छावनी में बैंड बाजों, प्राचीन वाद्य यंत्रों, अस्त्र शस्त्र और अपने देवताओं के साथ काफिले के रूप में नगर परिक्रमा करते हुए अपनी अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं। इन रमता पंचों का शहर में जगह जगह पर श्रद्धालु फूल मालाओं के साथ स्वागत भी करते हैं। इस यात्रा को लेकर के अपर मेलाधिकारी ने गुघाल मंदिर में जाकर के रमता पंच श्री महंत भारद्वाज गिरी से मुलाकात की और 3 मार्च को होने वाली पेशवाई को लेकर के चर्चा की। जी, तो हरिद्वार में आप लोग यहाँ पे आए हैं और आप हमें ये जानकारी दें कि आपको हमारे प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं मिली हैं। जैसे कल शाम को हम लोगों का यहाँ पर नगर प्रवेश हुआ तो अपर मेलाधिकारी साहब यहाँ मौजूद रहे और 3 तारीख की हमारी धर्मध्वजा स्थापन भूमि पूजन होगा माया देवी प्रांगण में और 5 तारीख की श्रीपन दर्शन आह्वान करके पेशवाई यहाँ गुघाल मंदिर से निकलकर माया देवी प्रांगण में जाएगी। और थोड़ी देर पहले ही डीएम साहब, एसएसपी साहब, उससे पहले सीओ अखाड़ा साहब, सारे प्रशासनिक अधिकारी हमें रूबरू। हरियाणा के पलवल में विधायक दीपक मंगला ने नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के सघन अभियान का रिबन काट करके शुभारंभ किया है। और इस दौरान पलवल विधायक दीपक मंगला ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सूची में शामिल गरीब परिवारों के लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रही है। उन्होंने ये बताया कि पलवल जिले में 3,16,000 लाभार्थियों को सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से करीब 86,000 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा है कि सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। हमारे इस पलवल ज़िले में लगभग जो मेरे को यहाँ बताया गया लगभग 3,16,000 के करीब लाभार्थी हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनने थे। लगभग 86,000 के करीब बने हैं और अभी 2,80,000 सारे ज़िले में हमारे आयुष्मान कार्ड बनने हैं। उसको लेकर के यहाँ पर कैंप के माध्यम से 15 दिन का एक सघन अभियान चला करके ताकि आयुष्मान कार्ड बने, लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी बड़ी योजना हमारे इस तरीके के लाभार्थियों को जो दी है, तो आज उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और वो मैं सभी से ये भी अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड बनाएं। और मैं माननीय पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें फीस की वसूली के बुनियादी ढांचे के विकास की गति को और बढ़ावा देने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब विकास एवं विनियमन संशोधन बिल 2021 को विधानसभा के चालू बजट सत्र में लाने की मंजूरी दे दी है। विशेष बुनियादी ढांचा फीस लागू करने के लिए मौजूदा प्रावधान में संशोधन करते हुए एक नई धारा 25 से विशेष फीस की वसूली संबंधी जोड़ी जाएगी, जिसके अनुसार इस एक्ट में शामिल किसी भी मद के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से विशेष आईडी फीस लागू की जा सकती है, जिसके लिए एक विशेष हेड का सृजन किया जाएगा और इसके अंतर्गत ये विशेष आईडी फीस एकत्रित की जाएगी और धारा 27(1) के प्रावधानों के अंतर्गत गठित विकास फंड में जमा करवाई जाएगी। यूपी की सियासत में प्रयागराज का बसवार गांव इन दिनों निषाद समुदाय को साधने के लिए राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से बसवारा चौपाल लगाने के साथ ही पीड़ित निषादों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई और वहीं पर सोमवार को वो नदी अधिकार यात्रा भी इसी गांव से शुरू कर रही हैं। लेकिन यात्रा के एक दिन पहले ही योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बसवारा गांव में चौपाल लगाई और निषाद समुदाय को साधने की कवायद करते हुए वो नजर आए। दरअसल पिछले दिनों माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रियंका गांधी रेल घाट पर नाव पर सवार हो गई थी और प्रियंका ने नाव चला रहे झांसी के छतनाग निवासी नाविक कुलदीप निषाद से पतवार लेकर के अपने हाथ में थाम ली और निषाद समाज की दिक्कतों को लेकर के चर्चा की। इस दौरान
कुलदीप ने बताया कि 2019 में बालू खनन में नाव के प्रयोग पर प्रतिबंधित किए जाने से तमाम निषाद समुदाय के लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और इस चरण में 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी के लोग और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जानी है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जिले के 3 जगहों पर वैक्सीनेशन होना था, लेकिन जनपद मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र पर पूरी तरह से अव्यवस्था देखने को मिली। कोविड का टीका लगवाने के लिए आए 65 साल से ऊपर के लोग इधर उधर भटक रहे हैं और उन्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ाया गया। उनके समझ में नहीं आया कि आखिर उन्हें टीका कहां से और कैसे लगना है। मेरा नाम सूर्यकांति सिंह है। मेरा उम्र 65 साल होगा। चाची यहाँ कहाँ आई हैं आप? यहाँ मैं अस्पताल में आई हूँ, इधर उधर दौड़ रही हूँ। अस्पताल में इधर उधर दौड़ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है। किस काम से आई हैं आप यहाँ? मेरे यहाँ आशा गई थी, आशा ने भेजी जाइए आज टीका लगेगा अस्पताल पर, आज चले जाइए। तो आपको यहाँ आई हैं, कुछ समझ में आप क्या आ रहा है कि कहाँ क्या होगा, कैसे क्या होगा? नहीं भाई, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दौड़ रही हैं इधर उधर? हाँ, इधर वो दौड़ रही हैं, इधर इमरजेंसी में गई, उधर गई, सब जगह तो टहल रही हैं। तो क्या कह रहे हैं लोग? कोई उधर बता रहा है उधर जाइए, कोई कह रहा है उधर जाइए, यही बात सब कह रहे हैं। अस्थायी रूप कोई नहीं बता रहा है। अभी आप आई हैं जहाँ टीका लगना है, वहाँ कोई मिला आपको कि नहीं मिला? ना, कोई ना मिला। नहीं, एक्चुअली मैं सुबह ये सूचना हमको रात के जो 10 बजे मिला है कि 60 साल वालों का जो वैक्सीनेशन होना है, तो इसके लिए मैं अपने सारे एम्प्लॉय की जो रात में ही ग्रुप में कन्वे कर दिया मैसेज कि 60 साल के सभी लोगों का जो है टीकाकरण होना है। उसके बाद मैं सुबह भी जायजा लेने आया, तो सुबह यहाँ साफ़ सफाई जो भी होना था वो मैंने करा दिया और अपने संबंधित एम्प्लॉय को यहाँ बोल दिया कि आप लोग बैठे हैं। और चूँकि 60 साल वालों का होना है तो उसमें फीडिंग की भी है, कैसे है तत्काल होना है फीडिंग, तो इसको लेकर एक दिक्कत आ रहा था। तो इसके लिए जो सीएमओ स्तर से हम लोगों को निर्देश मिला था उसके बारे में आकर थोड़ा जानकारी ले लें। अभी हमारे 4 ऑपरेटर सीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं और उसके बारे में देख रहे हैं कि कैसे उसकी फीडिंग होनी है तत्काल। वो अब आते हैं और बाकी हमारे टीकाकरण करने के लिए बाकी सब हमारे जो भी कर्मचारी हैं यहाँ मौजूद हैं। मतलब ये जो टीकाकरण का जो अभियान है वो जाहिर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी अभी तक बैठक नहीं हुई है और अभी इसकी बैठक अभी हो रही है, आज से ये शुरू होना है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जो है ये तो टीकाकरण कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार मतलब होना ही है। लेकिन 60 साल के वाले जो निर्देश शासन से मिला है वो हम लोगों को रात को पता चला है और ये पूरे ज़िले में 3 जगह हो रहा है, एक इटवा में, एक जिला अस्पताल में और एक साइड डुमरियागंज में। तो सूचना चूँकि लेट से मिला इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, लेकिन यह है कि इसको हम लोग शाम तक रिजॉल्व कर लेंगे और बाकी जो टीकाकरण कोई वंचित होकर नहीं जाएगा। टीकाकरण होना है वो सबको होगा और हम लोग करेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।